सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। आज हमारे साथ एक नए अतिथि हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से एडवोकेट मुकेश कुमार भारत जी। मुकेश जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप मेरे अनुग्रह पर हमारे इस कार्यक्रम में आए। मेरा ये प्रयास है कि जो भी मिशनरी लोग, जो भी समाज को सोचते हैं, समाज के बारे में या देश के बारे में सोचते हैं, वे आए और उनसे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की जाए। ये हमारा पहला कार्यक्रम है। इस पहले कार्यक्रम में तो हम आपके बारे में, आपके विचारों के बारे में, और साथ ही ये भी कि आप कैसे और कब से बाबा साहेब जी से जुड़े, इस बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा अपना संक्षिप्त में विवरण आप देंगे ताकि दर्शक भी जान सके आपके बारे में। तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप जो भी बात कह रहे हैं, एडवोकेट मुकेश कुमार भारत जी, ध्यान से उनकी बात सुने। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट मुकेश कुमार भारत ग्वालियर से। जैसा कि सर ने मुझे बताया कि बाबा साहब के मिशन से कब जुड़े। देखिए सर, ऐसा है कि मिशन तो एक ही है बाबा साहब का। मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास का व्यक्ति था। उस समय पहला चुनाव बीएसपी ने ग्वालियर में लड़ा, विधानसभा का। तो हमारे यहाँ विधानसभा प्रत्याशी आए हुए थे, ठीक है, वोट मांग रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये पर्चा फाड़ना नहीं है और कहीं फेंकना नहीं है। ये हमारी दलितों की और हरिजनों की पार्टी है, छोटे लोगों की पार्टी है। इस पर्चे को पढ़ लो तो दूसरों को भी हमें पढ़ाना है। तो हमारे कुछ रिलेटिव लोग थे, तो उनसे मैंने इस चीज को समझा। फिर मेरे बड़े भाई के द्वारा मैंने राजनीति में धीरे धीरे उनके साथ बैठना और जाना शुरू किया। तो ऐसे में अपने आप को धीरे धीरे बीएसपी से जुड़ता गया और बाबा साहब के विचारों को कैटर लेता गया सर। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा था कि वह कौन कौन सा वर्ष था वह, जब पहली वो बार। सर, वो 85 86 का साल था सर। 85 86 में चुनाव था पहला। अच्छा, तब आप हाँ जी। फोर्थ क्लास में थे, चौथी में थे? जी, बस छोटा था सर, मैं बहुत छोटा था। तो सिर्फ उस पर्चे की वजह से आपको ऐसा लगा, एहसास हुआ कि वो उन्होंने बोला तो? जी सर, और क्या है कि हमारे यहाँ हर दिन एक ना एक मीटिंग होती थी। तो उस मीटिंग में मेरा बड़े पार्टी में थे, वो जुड़े, तो उनके साथ हमें भी, हम उनके पास कोचिंग पढ़ते थे सर। तो कोचिंग पढ़ते थे तो वो उनके साथ हम वहां बैठ जाया करते थे, सुनते थे, तो उस चीज को लिखते थे बराबर। बाबा साहब के, बुद्ध के विषय में, कबीर साहब के विषय में ये नोटिस करते थे। धीरे धीरे सिस्टम में आते गए और आज जब वकालत की, तो आज ग्वालियर में हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो हम धीरे धीरे अपने आप को उजागर किया। अच्छा, एडवोकेट बनने का ख्याल आपके मन में कब आया और आपने किस प्रकार अपनी शिक्षा ली, उस बारे में कुछ बताएंगे? सर शिक्षा तो मेरी, मैं आपको ये शिक्षा बता दूं सर, मेरी शिक्षा बड़ी मेहनत की शिक्षा है सर। क्योंकि मेरे परिवार में शिक्षा का महत्व ही नहीं जानते सर। शिक्षा ऐसे ली कि, अब मैं शिक्षा के बारे में अपनी क्या बताऊं सर, कि शिक्षा तो मैंने शायद 6वीं क्लास से मेरी माँ ने एडमिशन करा दिया था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ा नहीं। और एडमिशन के बाद मैं 6वीं 7वीं 8वीं के बाद किसी भी चाय की दुकान, या आप कहे तो कैलेंडर बेचना, मोमबत्ती बेचना, अगरबत्ती बेचना, जो भी काम मिल जाए, या तो गाड़ी, जो सिटियों में गाड़ी चलती थी उन पे आवाज लगाना, या वेटर बन के प्लेट धोना। लेकिन एक मन में विचार रहा कि मुझे शिक्षा लेनी है। शिक्षा लेनी, में शिक्षा से नहीं हटा। जहां भी जिसके द्वारा मैं पहुंचना था, मुझे वहां तक पहुंच गया। 2014 में मैंने जब चुनाव लड़ा, तो जब मैं बीए पास था, तो बीए पास था, तो मैं उस चुनाव को मैं बहुत अपने लिए बहुत अच्छा मानता हूं कि वो मेरा चुनाव, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था।
2,500 का फॉर्म खरीद लिया मैंने। मुझे बड़ा खुशी हुई कि उस चुनाव ने मेरी मेरी मतलब मानो सब कुछ बदल दिया मेरे मेरे जीवन में। उस चुनाव से बस मुझे ये सीखने को मिला कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने 15 में एडमिशन लिया एलएलबी का, कि मुझे ये लगने लगा कि मुझे भी अब वकील बनना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर आपको आना है तो आपको वकालत करना होगी। धीरे धीरे मैंने एक स्कूल की शुरुआत भी की है। एक छोटा सा मेरा स्कूल, मैंने अपने स्कूल ओपन किया और स्कूल चालू कर दिया सर, और साथ में वकालत भी कर रहा हूँ। और सामाजिक स्थिति में डेली सुबह शाम समाज को जगाने की प्रेरणा देता हूँ कि नशे के जितना पैसा है उस नशे को छोड़ो, नशे का सारा पैसा शिक्षा में लगा दो। शिक्षा से बड़ा कोई नशा नहीं है सर। ये ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपका जो जीवन है, जैसा आपने बताया, तो लगता है कि बहुत संघर्ष से आपने शिक्षा पाई है। धन्यवाद कुछ सर। आप से मैं पूछ सकता हूँ कि पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही? आपके पिताजी, देखिए सर, माताजी, भाई बहन? ऐसा है सर, मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में 4th क्लास में रहे हैं। लेकिन मैं साफ कहना पसंद करता हूँ, जिस जगह से आए हैं उन्होंने शिक्षा को नहीं, उन्होंने रोजगार को महत्व दिया कि आप शिक्षा नहीं कोई भी काम सीखिए। लेकिन मेरे और भाइयों ने काम सीखा, लेकिन मैंने काम के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण किया। काम भी करता गया लेकिन शिक्षा पहले ली मैंने। शिक्षा नहीं छोड़ी मैंने। मेरे भाई, मेरा छोटा भाई एक था, वो मेरे साथ 8वीं तक मेरे साथ पढ़ा, लेकिन 8वीं में परीक्षा नहीं दी। लेकिन मेरे पास फटे कपड़े होते हुए भी उसने कहा, एक बार शादी में हम लोग गए तो उसने कहा कि तेरे कपड़े फटे देख। हमने कहा था तू दुकान पे लग जा, पैसे मिलेंगे और अच्छे कपड़े बनवा सकता है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कपड़ा ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि बाबा साहब की एक बात टॉपिक आती है कि 2 रोटी कम खाओ। उस समय एक नारा चलता था, 2 रोटी कम खाओ, शिक्षा पूरी पाओ। तो मुझे वो चीजें याद रहती रही। लेकिन मैंने अपने पैसे को शिक्षा की तरफ लगाया सारा। और आज भी मैं एलएलबी के बाद एलएलएम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान मेरी इस वर्ष एलएलएम है। एलएलएम के बाद मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। शादी भी हुई। शादी के बाद भी मैंने अपनी वाइफ, मेरी बीए पढ़ी हुई थी, बीए के बाद उनको भी पढ़ाया, बीएड कराया, आईटीआई कराई, पॉलिटेक्निक कराई उनको, उनको भी एमएड कराया। इस वर्ष उनका भी एलएलबी में एडमिशन करा रहा हूँ। तो जो आपकी वाइफ है, जी। उनसे भी आपकी चर्चा होती होगी बाबा साहेब जी के बारे में, सामाजिक मिशन के हाँ बारे जी में? सर, बिल्कुल सर। क्या है, वो यूपी में धार्मिक स्थल के लोग बहुत ज्यादा है। और जब उनको मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में आए तो उनको एडमिशन कराया टीचिंग लाइन के लिए। तो टीचिंग लाइन में उन्होंने देखा कि उनको कुछ मैडमें मिली अपने एससी की, तो उन्होंने उनको बताया कि बाबा साहब के बारे में उनको समझाया मैडमों ने। तब उन्होंने धीरे धीरे बाबा साहब को उन्होंने भी पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैं जानता हूं कि उनका सारा परिवर्तन हो गया। आज हमारे घर में आपको धर्म नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा कर्म मिलेगा। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि एडवोकेट मुकेश कुमार भारत जी ने बताया अपने जीवन के बारे में, कि कपड़ों से ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। आजकल डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ऊट पटांग की बातें उड़ती है कि वे कोई बहुत धनी परिवार से थे, जबकि सत्य तो ये था कि डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी की जॉब चली गई थी, क्योंकि आर्मी के अंदर एक षड्यंत्र करके जितने भी अनुसूचित जाति के लोग या शूद्र थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, और वे फिर एक दूसरी अस्थायी नौकरी करते थे। तो ये लिखित है, मैंने ये पढ़ा है, लिखित है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद लिखा हुआ है कि सतारा में मैं और मेरा परिवार सतारा में कई सालों तक चावल खा के जिंदा रहे। और जब हम बिल्कुल। गोरेगांव आए, जहाँ उनके पिताजी जॉब करते थे, फिर वहां थोड़ा उनको अच्छा भोजन मिला। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों ने शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा ने किस तरह से उठाया लोगों को। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी तीन चीजों के बारे में कहते हैं: शिक्षा, धन और हथियार। ये मैं लिखित बता रहा हूँ। ये तीनों चीजों जी। के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है। लेकिन बिना शिक्षा के आपका, ना तो आपके पास, अगर धन आ भी गया तो वो चला जाएगा, ना तो धन टिक पाए।
जी और शक्ति यदि आज आ भी जाती है तो उसका संतुलन नहीं सीख पाएंगे। तो शिक्षा आपको विवेक सिखाती है। तो आपका जो जी एडवोकेट का प्रोफेशन में फिर आप कब आए और किस प्रकार रहा आपका प्रोफेशन? सर, मैं एडवोकेट में मैंने 2015 में एडमिशन लिया। मैंने बताया आपको कि 2014 में मैंने चुनाव लड़ा, तो 14 के बाद मेरे जीवन में बस एक मोड़ आया कि मेरे जो साथी थे वो सारे मेरे, मुझे कहने में अजीब लगता है कि वो मतलब मेरा सभी ने साथ छोड़ दिया। क्योंकि मैंने चुनाव जब लड़ा तो मैंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा, मैंने एक शिक्षा का ज्ञान देने के लिए लड़ा कि चुनाव जीतना जरूरी नहीं है लोगों को, लेकिन शिक्षा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज कहा कि की अहमियत समझिए, वोट क्या चीज है, वोट को समझना जरूरी है। वोट किसको दिया जाता है? वोट किसी धर्म या जाति को नहीं दिया जाता, वोट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वोट के लायक हो। वोट के लायक हो यानी वोट का मतलब समझे कि वोट के बाद मुझे इस देश में, इस जिले में, इस राज्य में मुझे क्या करना है जीतने के बाद, इस समाज। तो मेरे जो दोस्त थे वो सारे, मतलब मैं कहूं तो वो सारे ड्रिंकर थे। तो मैं ड्रिंक नहीं करा सकता क्योंकि मेरे अधिकार में नहीं है, मैंने बाबा साहब से ये विचार सीखा ही नहीं है। तो मैं क्योंकि पीता नहीं हूं, मैं तो सभी से छुड़ाने की बात करता हूं। दूसरी चीज तो मेरा सभी ने साथ छोड़ा। उसके बाद चुनाव जरूर मैं हारा, लेकिन मुझे हारने से एक सीख मिली। सीखने के बाद मैंने सबसे पहले अपने आप को कहा कि अपनी जेब और अपनी शिक्षा को मजबूत करना है, दो चीज मजबूत करनी है। तो शिक्षा के साथ साथ मैंने 2016 में पहले स्कूल का शुरुआत की। स्कूल की शुरुआत करने के बाद मैंने एडमिशन ले चुका था। 2018 में मैंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद मैंने महापौर का अपनी पत्नी को चुनावी लड़ाया, वाइफ को चुनावी लड़ाया सामान्य सीट से 22 में। उसके बाद 22 के बाद 23 में मैंने अपनी वाइफ को सामान्य सीट पे विधानसभा लड़ाया, और 24 में सर मैंने खुद एक लोकसभा चुनाव लड़ा। अगर कुर्सी पर बैठ नहीं सकते तो क्या हुआ, कुर्सी हिलाने वाला समाज तैयार करो सर। आपने किन ये पार्टियों मेरा, से, जी जी, आपने और आपकी जो वाइफ है उन्होंने किन पार्टी से चुनाव लड़ा या इंडिपेंडेंट लड़ा? सर देखिए, मैं बीएसपी कार्यकर्ता रहा हूँ शुरू से। लेकिन बीएसपी से दुर्भाग्य है कि मुझे बीएसपी से टिकट नहीं मिल पाया। तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बस मैं ये है कि मैं बाबा साहब फूले साहब के विचारों पे हूँ। तो मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने विचार और सिद्धांत छोड़ नहीं सकता। तो उन सिद्धांतों के लिए मैंने एक ही बात सीखी कि बाबा साहब को जब पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने तुझे एक हथियार दिया है, वो कलम। कलम की ताकत को पहचान ले बस। तो बस कलम की ताकत से पहचानने के बाद, कलम की ताकत से मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सामान्य सीट पे सामान्य प्रत्याशी लड़ेगा, इस सीट पे हमारा भी अधिकार होना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ का फॉर्म भराया, और उसी पीरियड में स्कूल ओपन हो गए। मैंने कुछ दिन वाइफ से प्रचार कराया, तो मैंने, अब तुम स्कूल संभालो। क्योंकि देखिए अपने पास रोजगार नहीं है, कीमत, अगर रोजगार खत्म हो जाएगा तो अपन मिट जाएंगे। और मिटना नहीं है क्योंकि घर भी देखना है। मैं प्रचार कर लूंगा अकेले, चिंता नहीं करो, जितना वोट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा अपन को। नहीं तो आपने किसी, आपने जब कंटेस्ट किया लोकसभा में तो किसी पार्टी से किया, इंडिपेंडेंट किया? इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट किया। अच्छा। जी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है अगर अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग की, हिंदुओं की, मुस्लिम्स की, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताएंगे? और फूलचंद, आई थिंक उनका नाम फूलचंद या फूल सिंह बरैया था, जी है, जो जी मध्य प्रदेश में बहुजन संघर्ष दल का भी उन्होंने काफी जी जी कार्य किया, उनका भी जी क्या जी। रहा राजनीतिक, आपने कुछ देखा हो तो ये दो चीजों को देखिए थोड़ा सर, संक्षिप्त में बताएंगे? देखिए वर्गों मध्य की स्थिति प्रदेश में और वो, जी जी। फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। 2003 में जब पार्टी टूटी तो उन्होंने उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की। लोक जनशक्ति पार्टी में काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी में काम करने के बाद जब उन्होंने देखा कि रामविलास पासवान जी ने कि मध्य प्रदेश में ये चमत्कार नहीं कर पाए, उन्होंने पार्टी से निकाला। फिर वो समाजवादी की तरफ भी गए, और
बीजेपी में भी गए वो 14 में, 14 के बाद 18 में कांग्रेस में आए, लेकिन वो अपनी छवि वो उस तरह की नहीं बना पाए, क्योंकि बीएसपी एक कैडर था, बीएसपी एक पहचान थी। मैं जानता हूं बीएसपी मेरी भी पहचान है, बीएसपी काशीराम साहब से लेके बरिया जी की पहचान थी। आज वो कांग्रेस में है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने दलित, पिछड़े, सामान्य सभी जातियों का नुकसान उन्होंने भरपूर किया। नहीं तो मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश में 2003 में अगर पार्टी नहीं टूटती, या टूटने के बाद अगर वो किसी राजनीति में नहीं जाते, सिर्फ एक स्तर एक जगह डटे रहते, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता मध्य प्रदेश में दलित और पिछड़ों का। उन्होंने वैसे अपनी भी तो पार्टी बनाई थी, बहुजन संघर्ष दल। हाँ, बहुजन संघर्ष दल तो सर अभी बनाई उन्होंने, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं उससे आपको पहले उन्होंने जानता हूँ, समता, 10 साल पहले मैंने देखा था। जी सर, दस समता बारह साल मूलक पहले। पार्टी बनाई हुई थी। 2003 में टूटने के बाद सबसे पहले उन्होंने समता मूलक पार्टी बनाई हुई थी। समता मूलक से चुनाव लड़े थे उनके सारे प्रत्याशी, और वो सारे प्रत्याशी हार गए थे, एक प्रत्याशी उनका जीता हुआ था, है ना। खैर, और बाकी जो मैंने आपसे पूछा था कि बाकी जो वर्गों की स्थिति है, लोगों की किस तरह से है। मैं एक विवाह में गया था मध्य प्रदेश में, एक शादी थी। मध्य जी प्रदेश सर। का एक एरिया शायद राजस्थान से भी लगता है जी जी सर, राजस्थान ना। की बिल्कुल लगता है। राजस्थान से लगता है। मुरैना। मैं वहाँ एक शादी में गया था, तो मुझे लगा, मैंने जो देखा वहां पर, मुझे लगता है वहां पर आर्थिक कमजोरी बहुत ज्यादा है शेड्यूल कास्ट की। बिल्कुल सर। देखिए सर, आर्थिक स्थिति तो देखो ये सभी जगह, मैं कहता हूँ, मैं ग्वालियर में भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर लोगों की है। ग्वालियर है, मुरैना है, मुरैना ये चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बहुत कुपोषण से पीड़ित लोग हैं हमारे लोग। ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति अभी मजबूत है, लेकिन बस शर्त यह है कि हमारे लोग भी मेहनत नहीं कर रहे हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा के साथ साथ वो जिस रास्ते पर चलना चाहिए, मेहनत की रास्ता अगर पकड़ के रहे और शिक्षा का कदम पकड़े रहे दम से, तो मैं नहीं समझता कि वो कुपोषण के या किसी चीज के शिकार हो जाए। नहीं, शिक्षा में एक बात ये भी तो है ना, शिक्षा अभी, जो शिक्षा, आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? खाली जो व्यवसाय लेने के लिए शिक्षा होती है, नौकरी पाने के लिए, या राजनीतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? देखिए सर, सामाजिक, आपने राजनीतिक। बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कहा। शिक्षा दो तरह की होती है। एक सिर्फ एक सपना होता है लोगों का, एक नौकरी का और एक समाज सुधार का। शिक्षा दो तरह की होती है। तो इसी शिक्षा पे अभी हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ हमें सबसे पहले सावित्री फुले का इतिहास पढ़ना होगा, विचार पढ़ने होंगे, हमें पेरियार को पढ़ना होगा, और हर घर में पेरियार हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे फूले हो, इनकी किताबों को हर घर घर में पहुंचाना होगा। ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। सवाल जी सर, पूछने से बोलिए। पहले मैं कुछ डॉक्टर अंबेडकर जी की ही बातें सोच रहा था कि कुछ कोट करूं, उसके बाद वो सवाल जी पूछूंगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी हाल ही में ग्वालियर के अंदर काफी ज्यादा गर्माया है। मैं आपको जी सर। बात देखते देखते लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास एक राजस्थान के व्यक्ति आए, माफ कीजिएगा मैं उधर देखूँ ना, क्योंकि मैं वो भी ढूंढ रहा हूँ, जी बता रहा हूँ। मेरे पास राजस्थान के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कोई जमीन थी जो किसी तरह से उनके हाथ में आ गई थी। तो मुझसे कहते हैं, जी निखिल जी बताओ वो जमीन का क्या करूं। मैं अगर उस जमीन पे डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति खड़ी कर दूं, तो क्या वो जमीन बच जाएगी? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति का एक सिद्धांत होता है, हो सकता है कि आपकी जमीन बचाने के लिए आप जो कर रहे हो वो रुक जाए, लेकिन वो चीज, सोच सही नहीं है कि उनकी मूर्ति के लिए उनकी मूर्ति लगाएं आप, और सिर्फ इसलिए लगाएं कि वो जमीन जो है वो बच जाए। तो ये इंग्लिश का वॉल्यूम 17 पृष्ठ 88, 112 और 148 में नायक पूजा, जो नायक पूजा मतलब हीरो बना के जो पूजा पूजा जी। करी जाती है, आपने मूर्ति लगा दी, आपने मतलब आप उसको प्रतीक के रूप के अंदर देख रहे हो, तो उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर जी के ही मैं खुद कोट करूंगा, फिर आपके पास में आता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था एल रावल जी के साथ। इसको, ये बहुत गंभीर विषय है। ये गंभीर इसलिए क्योंकि प्रतीक के बाद प्रतीक बनते जाते हैं। हमारे देश में तो प्रतीक बनाने की एक प्रथा सी है। तो एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि जब उनकी बहुत तारीफों की पुल बांधी गई, तो वो कहते हैं, दिस एड्रेस इज फुल ऑफ सुपरलेटिव्स अबाउट माय वर्क। मतलब ये मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ता,
कि जो आपने जो मेरे को संबोधित किया है, ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत अलंकृत शब्दों के अंदर मेरे काम को बताया। तो वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है ना नायक पूजा का, हीरो वर्शिप, उन्होंने कहा हीरो वर्शिप का, ये दिस विल ब्रिंग ruin ऑन यू, कि ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, इफ यू डू इट नॉट निप देम। उसमें नहीं जाता, तो मतलब ये यहाँ पर वो कोट करते हैं कि ये जो नायक पूजा है, जैसे आजकल डॉक्टर अम्बेडकर जी को, क्योंकि मैं भी 16 साल से मिशन में हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, दूसरी जगह पे वो कोट करते हैं, थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं ये ऐसा समझ ले रहा हूँ। तो वो कहते हैं यू लुक अप टू मी एज गॉड, कि तुम मेरे को भगवान की तरफ देखते हो, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, बट आई एम नॉट ए गॉड। वो कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, जो भी तुम्हें मुझसे चाहिए वो तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, और मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुमको आजाद कराना चाहता हूं, तुम्हारे जो मौजूदा निराशावाद है, और जो तुम्हारी गिरी हुई स्थिति है, निम्न स्थिति है, इससे मुझे कुछ पर्सनल गेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि आई एम नॉट ए गॉड, कि मैं भगवान नहीं हूँ। और इससे पहले वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे हीरो की तरह, भगवान की तरह पूजा, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, लोगों को वो कह रहे हैं। फिर एक जगह वो कहते हैं, खैर ये लंबा है, मैं इन्हीं दो उदाहरणों को लेता हूं। तो इसके साथ आपको क्या लगता है कि आज की जो राजनीति है, या जिस तरह से मैंने एक उदाहरण दिया, एक राजस्थान का भी उदाहरण दिया, कि मेरे पास कोई आया, मैं बताता हूँ कि अ, मैंने जब शुरुआत करी मिशन में बाबा साहेब जी के, तो मैंने तो उनको इंग्लिश में पढ़ा, तो हिंदी में उनको मिलती नहीं थी पुस्तकें। मैंने कहीं से हिंदी में ढूंढी, कुछ पब्लिशर्स ने मेरे को अप्रोच किया, तो मैंने अमेजोन वगैरह सबके आने से पहले ऑनलाइन डॉक्टर अम्बेडकर जी की बुक्स लोगों तक भेजनी शुरू करी। जी सर। मेरा मकसद ये था कि उनको पढ़ाना, ताकि विचार, क्योंकि मैंने उनको पहले खुद पढ़ा, जब खुद पढ़ा, अभी भी बहुत सारे जब मेरे पास लोग फोन करते हैं, कहते हैं हम, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या पढ़ना चाहते हो, बेचना, वो कहते हैं हम बेचना चाहते हैं, तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ बताओ आपने पढ़ा क्या क्या बाबा साहेब का, तो वो कहते हैं हमने संविधान पढ़ा। मतलब उन्होंने कोई उनकी किताब नहीं पढ़ी, झूठ बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे से बात मत करो, कहीं और जाओ, क्योंकि मेरा मिशन तो पढ़ाने का था, मैं पढ़ाने चाहता हूँ। तो पढ़ाने का जो मिशन है, हम डॉक्टर, अगर मैं आज किसी से भी डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बात करूं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनको समझा पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। जैसे अगर कई चीजें हैं, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना क्यों करी थी, या मैं उनसे पूछूं कि उनके जो दो दो कौन सी चीजें थी, अगर मैं पॉलिटिक्स के अलावा या सोशल वर्क के अलावा, सोशल रिफॉर्म के अलावा, वो दूसरा कौन सा रिफॉर्म था वो करना चाहते हैं, तो कोई जवाब नहीं दे पाता। दूसरा, प्रायोजित तरीके से नेताओं को थोपा जा रहा है, जो बड़ी पार्टियां हैं, ये राजनीति का एक तरीका है, सेंध लगाना, कि जिस वर्ग को आप अपने हाथ में नहीं पकड़ पाओ, उसमें से एक नेता खड़ा कर दो। तो ये जो हीरो वर्शिप है, और इस तरह से जो समाज को भ्रमित किया जा रहा है, उस पर आपको क्या लगता है? देखिए सर, आपने जैसे मूर्ति का कहा, मूर्ति का आपने जैसे बोला, तो देखिए मूर्ति एक विजन नहीं होना चाहिए, मूर्ति एक जरिया नहीं होना चाहिए लोगों का। जो आपने कहा कि हमें संविधान से लेके बाबा साहब के जितने वॉल्यूम है उन्हें पढ़ना और समाज को जागृत करना बहुत जरूरी है। मूर्ति मूर्ति आपका एक चेहरा हो सकता है, विचार हो सकता है। मूर्ति सिर्फ एक चेहरा और एक विचार हो सकता है, जिस जो कि अभी हमारे ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहा है कि मूर्ति, हमारे साहब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर में मूर्ति का जो प्रावधान चल रहा है कि मूर्ति लगाई जाए, तो वो ग्वालियर हाईकोर्ट का मैटर था, हम वकीलों का मैटर है। वकीलों ने, सभी SC ST OBC के ने एक प्रस्ताव बनाया और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया, तो उन्होंने नहीं, प्रस्ताव को हम उस मान मुद्दे लिया। पे नहीं जाते, उस मुद्दे पे नहीं जाते, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए वो कह रहा है एक प्रतीक, प्रतीक को सेट करना और अपने को जी सेट करना, मैं उस पर नहीं जा रहा, जी क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं जी है। मैं सिर्फ आपसे जो वैचारिक जो बात है ना,
कि जो जी दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं, आप एक युवा नेता है जी जी सर। और आज जी युवाओं की सर। बहुत कमी है। मैं आपसे यही जी जानना सर। चाह रहा हूँ कि ये, क्योंकि जी मैं तो सबको देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इसलिए मैंने मुद्दे का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं देख जी रहा हूँ, सर। कई सालों से देख रहा हूँ सिर्फ प्रतीक। तो जैसे कहते थे ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, तो आज मुंह पे भीम, जी सर। मुंह पे भीम और जी बगल सर। में कुछ और, पता नहीं छुरी है क्या है, वो भी एक सत्य है। और बिल्कुल सच्चाई थी। ये मैं सत्य, सहमत हूँ इससे आप। ये सत्य बाबा साहेब जी के समय भी शुरू हो गया था। जी तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विचारों का क्या महत्व है, और किस तरह से जो युवा है वो किस तरह से बाबा साहब, युवा कहते हैं हम बाबा साहब जी को मानते हैं, हम बाबा साहब जी को जानते हैं, अब वो क्या करें। वो एक मूर्ति में देखता हूँ, कई मूर्तियां मैं देखता हूँ धूल खारी होती है, कई मैं जी सर। राजनेता को देखता हूँ वो फोटो लगाते हैं, अभी तो सबने फोटो लगाई, किसी ने हाथ में बिल्कुल सही। तस्वीर पकड़ दी, किसी ने जी दफ्तरों में लगा दी, जी सर। लेकिन क्या ये सही तरीका है उनको अपनाने का, जो देखिए सर, उन्होंने खुद ही मना मैंने कर अभी, दिया था। देखिए बाबा साहब ने जो बात कही थी कि मैं तुम्हें मूर्ति के अंदर नहीं मिलूंगा, मैं किताबों में मिलूंगा, और ये सच्चाई है। हमें किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में सुधार की दिशा भी नहीं ला पाएंगे। एक जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जय भीम को समझना बहुत जरूरी है। जय भीम का मतलब क्या है सर? जय भीम बोलने के साथ साथ जितना ज्यादा पढ़ेंगे, मैं भी देखिए सर, मैं भी अध्ययन शुरू किया है। आपकी तरह मैंने भी अध्ययन शुरू किया है, मैं भी अभी पढ़ता हूँ बाबा साहब को। और बाबा साहब को पढ़ने के बाद ही मैं आपको इतना इतना बोल सकता हूँ, जो अभी आपने बात कही मेरे से, कि दो तरह के लोग हैं। और मैं लिखता हूँ बराबर, आपने देखा होगा कि मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखता हूँ कि हमारे बीच में दो तरह के लोग हैं। एक जय भीम, एक हाथ से जय भीम कर रहे हैं, और एक एक हाथ से ब्राह्मणवाद को भी नमन कर रहे हैं। तो वो चीज, या तो आपको एक चीज पर निर्भर होना पड़ेगा, या तो आपको बाबा साहब के विचारों पे आना होगा, या फिर उस विचार पे आना होगा। दोनों विचारों में से एक पे चलना पड़ेगा। यानी कि आपको लगता है कि मुझे बाबा साहब के विचारों में भी आप डमाडोल हो रहे हो, सिर्फ बाबा साहब के विचारों को सिर्फ आप अपने फायदे के लिए ले रहे हो, ऐसा नहीं। विचारों को पढ़िए पहले और समझिए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ना बहुत जरूरी है सर। तो मैं कुछ जानना चाहूंगा कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी को, और क्या चीजें थी जो आपको अच्छी लगी उनकी पढ़कर। देखिए मैंने तो अभी, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने तो अभी शुरुआत की है बाबा साहब के बारे में पढ़ना। क्यों झूठ बोलूं, सच्चाई बोलता हूं। मैंने अभी शुरुआत किया है, और शुरुआत में पढ़ना मैंने शुरू सबसे पहले एक किताब पढ़ी बाबा साहब की, एनालिसिस। और एक दो किताब और पढ़ी है अभी, क्योंकि मेरी अभी चल रही है परीक्षा, मैं आपको बता दूं, एलएलएम की, है ना। तो अभी शुरुआत की है मैंने। और शुरुआत अभी मैं जब राजनीति से अभी दूर हुआ, तो मैंने अब सामाजिक एक शिक्षा और नशे पे एक रास्ता चुना है कि शिक्षा के साथ, नशे को छोड़ने के साथ, आपको शिक्षा में, हर घर में शिक्षा पहुंचानी होगी। और शिक्षा जब भी पहुंचेगी जब आप नशे को छोड़ देंगे। आपके घर में बच्चा है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप जितना पैसा कमाते हैं उस पैसे को कमा के आप, मैं 24 घंटे देखता हूँ कलारियों पे मिलते हैं, मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी शिक्षा जो बाबा साहब ने दिया है, संविधान का अधिकार दिया है, उस अधिकार के नाते अपने बच्चों में शिक्षा का नशा देखिए। आप अपने बच्चों को अधिकारी के सपने देखिए। बस इसी मुहिम पे मैं काम कर रहा हूँ सर। लेकिन अगर शराब बिकती रहेगी तब तो कोई रुक नहीं पाएगा, और शराब अगर बिकनी भी बंद हो जाए तो 2 नंबर से जी ब्लैक से बिकनी शुरू हो जाती है। इसको तो देखिए रोकना, सर, मैं या आपकी, तो पूरा देशव्यापी ऐसा आंदोलन होना चाहिए ना कि भैया पूरे देश पे बैन हो। देखिए अब सर, मैं आप, 26,000 करोड़ रुपया, आई थिंक 2,500 करोड़, किसी स्टेट में तो 26 से 25,000 करोड़ रुपया ऐसा कुछ रेवेन्यू आ जाता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है ना, इन्होंने तेल पे और दारू पे कर दी है। सर मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं कोई लीडर भी नहीं हूँ, कोई नेता भी नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाबा साहब का छोटा सा एक सिपाही हूँ। लेकिन मैंने एक अभी निर्णय लिया है, प्रण लिया है, कि जुलाई के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहा हूँ। मेरा मिशन सिर्फ शराब को बंदी कराना है। शराब जो भी नशा चल रहा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, मुझे मध्य प्रदेश में बंद कराना है। अगर मैं मध्य प्रदेश में कामयाब हुआ तो मध्य प्रदेश से धीरे धीरे और शहरों और प्रदेशों में निकलना स्टार्ट करूंगा। और इसमें जब तक आप लोगों का मेरे ऊपर सहयोग नहीं होगा, आप लोगों का साथ नहीं होगा मेरे साथ, जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
आप राजनीति में आए हैं, लेकिन एक सत्य है, बल्कि दो सत्य मैं जी कहूंगा। एक सत्य तो यह है कि जो भारत का प्रजातंत्र है, वो तब तक जी आप उसमें अपनी पॉलिसीज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप सत्ता में नहीं जाएंगे। और सत्ता में जाने जी। के लिए आपको सबके साथ मिलकर भाई जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। अगर आप सत्ता में बिल्कुल चले सर। गए, तो आप में अगर वही दबंगाई आ गई, वही ढीठपना आ गया, वही आप में वो कहते हैं ना, हम दूसरे को कहते थे भैया तुम ऐसे हो और ऐसा करते थे, अब आप भी आ गए, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? जब अगर छोटी छोटी बातों पे मुद्दे जो है ना क्रिएट किए जाएंगे, जैसे जी मूर्ति पे, कलश यात्राओं पे, छोटी छोटी बातों पे अगर मुद्दे होंगे, ये जो जी। छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये तो कभी एक जो समायोजित समाज जो भारत का, क्योंकि समस्याएं तो सबकी है, जब तक सब नहीं जी। मिलेंगे तब तक आप पॉलिसी नहीं चेंज, सत्ता में नहीं जाएंगे, पॉलिसी चेंज नहीं तो करेंगे। सही बात है। तो ये बिल्कुल समायोजन पे सर। आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए सर, आपने जो कहा कि हमें सबसे, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा मेरा मिशन एक नशे से, हमें उसके साथ साथ हमें अपनी महिलाओं को समझाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी महिलाओं को नहीं समझाएंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षा नहीं देंगे, उनको दोनों चीजें समझाना जरूरी है। शिक्षा और एक धर्म। आपको क्या जरूरी चीज है, और वो है आपके लिए सबसे पहली शिक्षा। बाबा साहब पढ़िए, कबीर पढ़िए, मैं कहता हूँ जो मिल जाए वो पढ़िए। पढ़ने के बाद आप विचार करिए, दोनों में विचार करिए आपके लिए क्या अच्छा है। अभी जैसे जब फूले साहब मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी आई, हम लोगों ने सभी ने परिवार के महिलाओं साथ को बैठ तो के देखी। वो एकता कपूर जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दे ही दी अपने नाटकों के द्वारा, जिसने जी जी सबका सर। बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी है ना महिलाओं को। तो पूरा भौतिकवाद, जी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जी। मेटेरियलिज्म सब लाद दिया है उन बेचारियों के ऊपर। तो देखिए सर, उतना मैं आप। उस लेवल पे हम जाके, वो तो जब टीवी में जब आ रहा है इतना ज्यादा हर चीज, कि महिला सिर्फ अपने आप को रंग रूप से देख रही है या भौतिक पदार्थों से देख रही है, तो ऐसे में जी सर। क्यों वो डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ेगी, जिनको पढ़ने से तो वो ये मिलती है कि भैया शिक्षित रहो, कम भी खा रहे हो तो देखिए। शिक्षित रहो, संतुष्ट रहो, अच्छे संस्कार लो, बौद्ध की शिक्षा है, बौद्ध विचार हैं, वो क्यों लेंगी ये शिक्षा है, जब एक तरफ से पूरा मार्केट वर्ल्ड उनके दिमाग पर आ रहा है। पुरुषों के ऊपर शराब है, पूरा नशा है, गांजा, गांजा जगह जगह बिक रहा है देश में, गांजे पे कोई चर्चा नहीं होती। राज्य बिल्कुल सही बात। सरकारें जो हैं अफीम बेचती हैं ठेकों पर, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बिल्कुल सच्चाई सर। देखिए मेरा, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो सर, मैं मेरे घर में नशे का सबसे ज्यादा बोलबाला था। मेरे पिताजी इसी इसी से पीड़ित थे, और मैंने उन्हीं से सीखा है कि अगर मैंने अपने पिता की छाया पे होता तो मैं आज आपके साथ इंटरव्यू नहीं मेरा आप ले रहे होते। तो मेरा मिशन बस ये है कि मैं पढ़ा हूँ, मेरे घर में और भाई शिक्षा से वंचित हो गए, तो मेरा जिस शिक्षा से वंचित हुए मेरे और मेरे भाई बहन, तो वो है नशा सबसे बड़ा। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, मुझे भले नेता नहीं बनना, मुझे कोई विधायक और सांसद नहीं बनना, मेरा सिर्फ उद्देश्य एक ही है, इस भारत से नशा दूर हो जाए। और नशा दूर प्रयास है मेरा, मैं उस प्रयास के लिए लगा हूं। और मैं बराबर आपकी तरह मैं घर घर में लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, मीटिंग भी करता हूँ, अपने दोस्तों को समझाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, नशा करते हैं तो उस चीज को धीरे धीरे छोड़िए। और किताब जितनी महंगी होती है, शिक्षा जितनी महंगी होती है, उसको पूर्ण पूर्ण रूप से ग्रहण करिए। यही मेरा उद्देश्य है सर। जी। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा है, देखिए मैं सर, आजकल युवा बहुत आज के युवा। परेशान है, काम नहीं है, नौकरियां हैं तो उसमें ढंग से आमदनी नहीं है, वो क्या, कैसे जिए? मुझे भी समझ नहीं आता, हमारी भी आमदनी नहीं होती, हम डॉक्टर अंबेडकर जी की बुक सेल ही नहीं कर पाते, लोग खरीदते नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, नहीं, हर जगह हर जी सर। सेक्टर में यही हाल है। तो ऐसे में युवा क्या करे? मतलब युवा से बात करो या किसी से बात करो, वो कहते हैं अरे छोड़ो यार, इन विचारों को छोड़ो, दुनिया इनमें कुछ भी नहीं रखी। लेकिन देखिए। उनको ये नहीं पता कि जो पॉलिसी जब चेंज होगी, जब पॉलिसी चेंज हुई इस देश के अंदर, तो रोजगार के अवसर बढ़े। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे युवाओं देखिए, को? रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता सर। रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रोजगार तो आपको करना है। जरूरी नहीं है कि हम कुर्सी पे ही पहुंचे, जरूरी है कि आप थोड़े पैसे में आप बहुत बड़ा रोजगार कर सकते हैं। बस आपको समझना आपको है।
कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रोजगार नहीं किया, मैंने सभी रोजगार किए है। और धीरे धीरे आते आते आज मैं एक छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ। तो ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने सीधे ओपन कर लिया, या सीधे मैंने आज जो डिग्रियां की मैंने सीधे ले ली। भाई मैं भी मजदूर क्लास से, लेबर वर्क से आया हूं यहाँ तक। मैंने अगरबत्ती बेची, मोमबत्ती बेची, झाड़ू बेची, कैलेंडर बेचे, लेकिन ये भी तो रोजगार ही है सर। इसमें कोई शर्म थोड़ी ना है सर। भाई हमारा समाज लेबर वर्क रहा है, लेबर वर्क से हम क्यों दूर हट जाएं। भाई काम करने में कोई शर्म नहीं है, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन उसमें शर्म मत कीजिए। शर्म किस बात की है। आपको आपके पास धीरे धीरे पैसा जोड़िए और आप एक विजन सोचने लगिए कि मुझे बड़ा रोजगार करना है। आप बड़ा रोजगार करेंगे। रोजगार बहुत है सर। मैं समझता हूँ काम करने वालों की कमी है, लेकिन काम लोग कर नहीं रहे हैं। बस हमारे लोग सपने देख रहे हैं। आज यूट्यूब ट्यूब पे वो पिक्चरें बना रहे हैं, मूवियां देखने में मस्त है, टिकटॉक देखने में मस्त है, लेकिन रोजगार पे बनाए ना, रोजगार पे बात करिए। रोजगार बहुत है सर। कौन सा रोजगार नहीं है। मैं आज अपने यहाँ बैठे बैठे कई बच्चों को, कल ही मेरी एक भाई से बात चल रही थी, भैया मुझे काम समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा काम बहुत है, स्कूल के विषय में डायरिया हैं, बच्चों के गिफ्टेड आइटम हैं, ये आप 100 स्कूल भी पकड़ लेंगे तो भी आपका रोजगार चालू हो जाएगा। आप हर स्कूल में जाइए, अपने बारे में बताइए, और कि मैं डायरी है मेरे पास, आई कार्ड है। ये बहुत सारे रोजगार है सर। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं रात को 4 बजे सर सोया था, मैं रात को 4 या 5 बजे सोया हूँ सुबह, मतलब मैं उठा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ सर। से 25 किलोमीटर दूर गया हूँ, 2 जगह मिलकर आया हूँ। उसके बाद आके मैं मुश्किल से बैठा हूँगा शाम को, फिर मैंने थोड़ी देर चाय वाय पी के आपको फोन किया। अभी आपसे बात कर रहा आपकी हूँ। अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर के डॉक्टर नरेश कुमार साहू हैं, उनसे मेरी तीसरी या जी चौथी वार्ता है, उनसे बात करूंगा। तो मेहनत तो जी करनी सर। पड़ती है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आपसे कोई लोग जुड़ना चाहें तो आप अपना नंबर देना चाहेंगे, या मैं ही अपना दूंगा, उसी पे कांटेक्ट कर लें। बिल्कुल सर, मैं दे सकता हूँ नंबर। नंबर जी, देने में तो कोई दिक्कत आप थोड़ी सब ना लोग सर। लिख लीजिए, एडवोकेट मुकेश कुमार भारत जी का। आप सर एक बार नंबर बता दीजिए अपना। सर मेरा नंबर है 9200303787। तो सबने नोट किया होगा। और मेरा भी नंबर नोट कर लें, 8527533051, 8851188170, 8447913116। और हमारी बुक्स की वेबसाइट है nspmart.com। तो ये मेरे साथ थे ग्वालियर से एडवोकेट मुकेश कुमार भारत जी, और मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें जो भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे संपर्क करें। जय भीम, जय भारत, होता है। जय भीम, जय भीम।